शुरू करते हैं। धन्य भाई बोलो रिपोर्ट। अरे यार, हानले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, हानले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 हैज़ बीन रिलीज एंड इंडिया स्लिप्ड 1 रैंक डाउन फ्रॉम द लास्ट ईयर टू 85। तो एक रैंक नीचे इंडिया गिर चुका है, ठीक है, 85 रैंक पे। और ये रिलीज़ कौन करता है इस रिपोर्ट इंडेक्स को? हानले एंड पार्टनर्स, अ ग्लोबल सिटीजनशिप एंड रेजिडेंसी एडवाइजरी फर्म। तो एक फर्म है, ये रिलीज़ करती है, साल में 2 बार आती है ना ये रिपोर्ट शायद, ये एक बार आती है, पता नहीं, देखते हैं। नहीं मेरे को किसी ने बताया 2 बार आती है। देख लेंगे अभी। 2 बार तो नहीं देते, 1 बार देते हैं। कोई सर्च कर लो ना कोई। अरे लास्ट ईयर बोला तो यार। अरे सर्च कर लो ना, लास्ट ईयर तो लास्ट ईयर ही होगा क्योंकि 6 महीने में आती है। हाँ। तो 6 महीने पहले जुलाई की है ना। हाँ। तो जुलाई से पहले पिछले साल होगा दिसंबर में। बेस्ड ऑन डेटा फ्रॉम इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ठीक है, तो कौन सा डेटा? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से डेटा लेते हैं वो, सर्च नहीं करते कि इट इज़ द ओरिजिनल अथॉरिटेटिव रैंकिंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड पासपोर्ट अकॉर्डिंग टू द नंबर। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि जब स्टार्ट हुआ था 2006 में एज ए हानले एंड पार्टनर्स वीज़ा रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स, इसका ओरिजिनल नाम ये है, ठीक है। और हानले एंड पार्टनर इज अ लंदन बेस्ड एडवाइजरी फर्म, लंदन बेस्ड एडवाइजरी फर्म है। फर्स्ट पे कौन है? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर एंड स्पेन, ये कंट्रीज़ हैं। और उनको 194 कंट्रीज़ वीज़ा फ्री एक्सेस, कोई वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा आपको इन कंट्रीज़ को वहाँ जाने के लिए। दूसरे फिनलैंड, नीदरलैंड, मतलब पहले वाला जो इम्पोर्टेंट है। और इंडिया का रैंक इंपॉर्टेंट है, 85th रैंक है। हाँ, हमें 62 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो वीज़ा फ्री हैं। इंडिया स्लिप्ड नहीं, वो वीज़ा ऑन अराइवल है जो आप बोल रहे हो, वीज़ा फ्री वो फ्री है। हाँ, जैसे नेपाल हो गया या बहुत सारी कंट्रीज हो गई वीज़ा फ्री है। लेकिन जो आप बोल रहे हो वीज़ा ऑन अराइवल है, ठीक है, वीज़ा ऑन, आप वहाँ पे जाओगे एयरपोर्ट पे, वो आपको वीज़ा देते हैं। वो नेपाल वगैरह है तो वैसे चले जाओ डायरेक्ट, आधार कार्ड देना। हाँ, पासपोर्ट वगैरह तो चाहिए। पासपोर्ट की जरूरत कहाँ? नेपाल में नहीं होती। नेपाल तो बांग्लादेश में है, बांग्लादेश में वीज़ा भी चाहिए। भूटान, नेपाल और भी हैं, जैसे में 62 लिखा है तो पता नहीं कौन कौन से होगी, ठीक है। ओके, अफगानिस्तान ऑक्यूपाइज द बॉटम स्पॉट। तो इसमें बॉटम कौन है? अफगानिस्तान। और टॉप और बॉटम याद रखो, इंडिया की रैंक याद रखो बस। ऑन द लिस्ट विद एक्सेस टू जस्ट 28 कंट्रीज विदाउट अ वीज़ा, ठीक है। सीरिया विद अ वीज़ा फ्री एक्सेस टू ओनली 29 डेस्टिनेशंस, ये इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान को देख लो, 34वें रैंक पे है अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट अफोर्डेबिलिटी रैंकिंग बाय ऑस्ट्रेलिया टू फ्रॉम द क्या 34 क्या लिखा है इसमें? पाकिस्तान की रैंक तो और भी ख़राब है, ये वो नहीं है, रैंकिंग नहीं है उसकी, वो 34 कंट्री हैं जो उसको वो है। जा सकते हैं। मर्सर्स 2024 कॉस्ट ऑफ लिविंग डेटा रिसेंटली इन जून, यहाँ पे मर्सर्स जो कॉस्ट ऑफ लिविंग डेटा, हांगकॉन्ग, सिंगापुर, ज्यूरिक आर करेंटली द कॉस्टलीस्ट सिटीज फॉर इंटरनेशनल वर्कर्स। तो इंटरनेशनल वर्कर के लिए हांगकॉन्ग है, सिंगापुर एंड ज्यूरिश, ये 3 सिटीज़ ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा कॉस्टली हैं, ठीक है, इंटरनेशनल वर्कर्स के लिए। सो मर्सर्स एनुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग, तो ये एनुअल वो है रैंकिंग है, प्रोवाइड्स वैल्यूएबल ट्रेंड इनसाइट फॉर दोज हु नीड टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट ग्लोबल मोबिलिटी ऑपरेशन इंटरनेशनल असाइनीज, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर, ये 3 जो हैं वो हैं हांगकॉन्ग, सिंगापुर एंड ज्यूरिश। और जो लीस्ट एक्सपेंसिव सबसे सस्ती हैं वो इस्लामाबाद है, लागोस है एंड अबूजा है। लागोस ब्राज़ील में है ना? हाँ, अब इस्लामाबाद, लागोस एंड अबूजा 24, 25, 26। हाँ, मतलब ये ऊपर से ऐसे ना, सबसे लास्ट तो अबूजा ही है। लेकिन ये लागोस कहाँ पड़ता है? लागोस आई थिंक उधर है यार, ब्राज़ील। आई थिंक सो। हाँ, मुझे भी ऐसे लग रहा है। कोई बात नहीं, सर्च करो यार, सर्च ही नहीं कर रहे आप लोग। वाईफाई चलाइए, ले लो, नेट मत लो। तो वाईफाई चलता है। चलिए, इसके बाद मीनवाइल देख लो, मुंबई इज द हाईएस्ट सिटी रैंकिंग 136 पे आती है। व्हाइल द नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली मूव्ड अप 4 स्पोर्ट्स टू द 165 प्लेस पे चली गई। अदर इंडियन सिटीज दैट फीचर्स ऑन द लिस्ट इंक्लूड चेन्नई का ये है, बेंगलुरु का 195, हैदराबाद का 202 है, पुणे का 205 है, कोलकाता का 207 है। चलिए अब बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 के बारे में। 18वां एडिशन इसका अभी लॉन्च किया गया है, रिलीज़ किया गया है।
11 जून 2024 को वो रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, WEF के द्वारा। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इट वुड टेक 134 years, दैट इज टिल 2100 टू रीच फुल जेंडर पैरिटी लाने के लिए वैसे इतने साल लगे, 134 साल, विच ट्रांसलेट इनटू द 5 जनरेशन बियॉन्ड द 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। बहुत टाइम लगेगा। रिपोर्ट के बारे में पता करोगे 2006 के आसपास शुरू किया गया था। कितने साल लगे? और सर 134 साल लगे। हम तो निकल लेंगे, मतलब हम तो निकल लेंगे तब तक। ना बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे दे देंगे। नहीं 134 साल में बच्चे के बच्चे बच्चे इतना नहीं जाएगा, 2-3 जनरेशन हो जाएगी। दिल्ली में रह रहे तो हो जाएगा। चलिए, दिस एडिशन in this edition 146 country included in the list and the report represented directly as a direct picture of the current rate, current state and evolution of the gender parity across the 4 indices। देखिए, इसमें पहली बात की इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड अपॉर्चुनिटी की बात की है, एजुकेशन अटेनमेंट के बारे में बात की, हेल्थ एंड सर्वाइवल के बारे में बात की, एंड पोलिटिकल एम्पावरमेंट के बारे में बात की। अब देखिए स्कोर देखिए, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स मेजर्स 0 से 100 के बीच में किया जाता है। आइसलैंड का 93% के आसपास ही स्कोर कितना है, 0.935%। और जो मोस्ट जेंडर इक्वालिटी सोसाइटी है, बहुत बढ़िया, आइसलैंड में जाना चाहिए। और इसके बाद में फॉलोड बाय फिनलैंड का है 0.875, ये सेकंड नंबर पे आती है। इस तरह से नॉर्वे और न्यूजीलैंड और इसके बाद स्वीडन वगैरह है। टॉप 10 है कंट्रीज and 7 ranks are occupied by the European economies, and with remaining 3 sports occupied by the New Zealand rank 4th नंबर पे आती है। बेतलाना से आगे पीछे, और इसमें इतनी रैंक याद रहना नहीं है, इम्पोर्टेंट देख लो। लास्ट में इधर देखो, साउथ एशियन कंट्रीज एंड देयर रैंक्स अदर देन इंडिया। बांग्लादेश की 99 है, भूटान की 124 है, मालदीव की 132 है, नेपाल की 117, पाकिस्तान की वाह बहुत प्रिय देश 145 है, और श्रीलंका की 128 है। इंडिया रैंक है 65 ग्लोबल इन द पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, बहुत बढ़िया, एंड 10th इन पैरिटी ऑफ ईयर्स विद द फीमेल मेल हेड्स ऑफ द स्टेट ओवर द पास्ट 50 ईयर्स। एम्पावरमेंट में इंप्रूवमेंट किया है क्या पॉलिटिकल वुमेन एम्पावरमेंट? हाँ, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट अपने हो गया क्या? किया होगा। रिप्रेजेंटेशन तो कम हो गई है वुमेन की, 14 पे 13.6 समथिंग हो गई है। हाँ, 40 पॉइंट समथिंग, सही है, हम 13.6 हो गई है ना, 78 से 74 हो गई है। हाँ, नंबर ऑफ वीमेन। चलिए, हाउएवर द रिप्रेजेंटेशन women's representation at the federal level and the ministerial position 6.9% and the parliament 17.2%। हाँ, बस इसके अलावा कुछ इसमें नहीं है। अब ये देखिए ग्लोबल पीस इंडेक्स जी, 11 जून 2024 को इसका भी 18 एडिशन है। ग्लोबल पीस इंडेक्स वॉज रिलीज एंड इट वॉज रिलीज बाई द ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP के द्वारा। इस इंडेक्स के बारे में पता कर लेते हैं। इसको CPI वॉज फाउंडेड बाई द स्टीव क्लेलियो, चलिए जो भी नाम है याद कर लो भाई, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी एंड फिलैंथ्रोपिस्ट है ये, बहुत बढ़िया है, समाज के लिए काम करने वाले व्यक्ति है। एंड इट रैंक्स कंट्रीज अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ द पीसफुलनेस बेस्ड ऑन 3 थीमेटिक डोमेन्स। 3 डोमेन्स हैं। पहला द लेवल ऑफ सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के आधार पर। दूसरा देखते हैं कि द एक्सटेंट ऑफ द ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। यूपीएससी पूछ सकता है ये सारी चीज़ें, ऐसे पूछ लेता है। अच्छा, हाँ, डोमेन्स पूछ लेता, पिलर पूछ लेता इंडाइसिस के, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स के जो थीमेटिक डोमेन्स में कौन है, तो सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, डिग्री ऑफ मिलिटराइजेशन है। तो ये 3 है। पता करें मिलिटराइजेशन ज़्यादा हो रहा तो पीस उसकी कम होगी। हाँ, तो ये पूछ सकता है कि मिलिटराइजेशन क्या इसका एक थीमेटिक डोमेन है या नहीं। वन ऑफ द, हाँ, ठीक है। द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑन पीस इज न्यूली एडेड इन दिस रिसर्च। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि क्लाइमेट चेंज का बहुत चल रहा है ना, एकदम बवाल चल रहा है भाई साहब, तो ये नहीं ऐड किया, पूछा जा सकता है। 2024 में GPI फाइंड्स
that the world become less peaceful from the 12th time in the last 16 years. ऐसे पिछले 16 साल में अगर कंपैरिजन करते हैं तो 12 गुना उससे कम शांति में रह रहा है. With the average level of country peacefulness and deteriorating by 0.56% over the prior years. जी. The conflict of Gaza and the Ukraine were the primary driven of the global fall in the peacefulness, and as a battle death reached में भाई साहब 1,62,000 के आसपास 2023. काफ़ी लोग मर रहे हैं यार. कितने लोग मर रहे हैं? सैड बहुत. युद्ध में पहले 1-2 करोड़ लोग निपट रहे थे. हाँ, एक पता नहीं कोई थिंकर है वो ये बोलता है कि भाई जो अब युद्ध होगा वो फाइनल वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, वर्ल्ड वॉर होगा. अल्बर्ट आइंस्टीन. पता नहीं है, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा था. हाँ. चलो सर. The Iceland remains the most peaceful country in the world and position it held. ऐसे पढ़ोगे तो कल तक नहीं होगा ये. जल्दी आप करो. स्पीड अप करो जल्दी. इसलिए धीरे बोल रहा हूँ कि चीज़ें पढ़ो. आप अच्छा नहीं पढ़ो. पढ़िए. Iceland remains the most peaceful country in the world. A position is held since 2008. ठीक है, तो आइसलैंड मोस्ट पीसफुल है जो अभी तक 2008 से उसकी पोजीशन बरकरार है. इट इज़ जॉइंट एट द टॉप ऑफ इंडेक्स बाय आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड एंड सिंगापुर. ठीक है, जो टॉप ऑफ द इंडेक्स पर ना आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड एंड सिंगापुर हैं. टॉप 3 कंट्रीज़ में आइसलैंड है, आयरलैंड एंड ऑस्ट्रिया. ये टॉप 3 कंट्रीज़ के नाम याद होने चाहिए. और जो टॉप बॉटम कंट्रीज़ हैं, बॉटम कंट्री 161 पे साउथ सूडान है, एंड यमन है. तो ये बॉटम कंट्रीज़ है. यमन इज़ द लीस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड. ठीक है, फॉलोड बाय सूडान, साउथ सूडान जो ऊपर बढ़ चुके हैं. अफगानिस्तान भी उसके अंदर है. ठीक है, रैंकिंग ऑफ इंडिया क्या है? इंडिया स्टैंड्स एट 116 रैंक आउट ऑफ 163 कंट्रीज़. ठीक है, तो इंडिया के रैंक इंपॉर्टेंट है कि 116 रैंक है. पाकिस्तान की रैंक 140 है. अच्छा जी, पाकिस्तान की रैंक 140 है. और श्रीलंका. ठीक है, बाकी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कोई कंट्री. पाकिस्तान का याद करो 140 है, इंडिया की 163 है. और पाकिस्तान की कोई पूछेगा क्या? नहीं पूछेगा, वैसे इंडिया की इंपॉर्टेंट है. और टॉप 3 इंपॉर्टेंट आइसलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया. लास्ट यमन है. सिप्री रिपोर्ट ऑन न्यूक्लियर आर्सेनल. ठीक है, जून 24 के अंदर रिपोर्ट आई है, रिलीज्ड बाय स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट. सिप्री की फुल फॉर्म याद हो जाए तो ठीक है. स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज़ फाउंड, इसने पाया कि इंडिया विद 117 न्यूक्लियर वेपन्स, इंडिया के पास कितने 172 न्यूक्लियर वेपन्स हैं. इज़ नाउ एड ऑफ पाकिस्तान इन द रैंक ऑफ न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड. पाकिस्तान से हम आगे हैं. और 9 न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स. कौन कौन से न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स हैं? एक तो P5 हैं पूरी. P5 मतलब परमानेंट 5 जो हैं, US, रशिया, UK, फ्रांस एंड चाइना. इनके पास तो है ही है. उनके अलावा इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास है, DR जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो कि नॉर्थ कोरिया है, उसके पास, इजराइल के पास है. इनके पास है. ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि इससे पहले क्या हुआ, पाकिस्तान के पास ज़्यादा था. अभी इंडिया के पास कर आता रहे है हैं. जी. तो एक क्वेश्चन आ सकता. इंडियन पाकिस्तान का तो वो है ना, मतलब ऑफिशियली बोल नहीं सकते, लेकिन उनका अनऑफिशियली रिकगनाइज एक तरीके से. बाकी ऑफिशियली तो ये 5 कंट्रीज हैं इनके पास है. हाँ, सबसे ज़्यादा रशिया के पास है, फिर यूएस के पास. और इन्होंने NPT वगैरह साइन किया. ना इंडिया ने NPT साइन किया, ना इसने किया. इनमें से किसी ने नहीं किया NPT साइन, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है. ओके, कंटिन्यू टू मॉडर्नाइज द न्यूक्लियर आर्सेनल. अप्रॉक्सीमेटली 2100 ऑफ द डिप्लॉयड वॉरहेड. कोई इंपॉर्टेंट नहीं इसमें से. रशिया और US अभी भी डोमिनेंट है, होल्डिंग 90% ऑफ द वर्ल्ड न्यूक्लियर वेपन्स, विद रशिया 4380 एंड US 3708 वॉरहेड्स. और बस इतना ही है, और कुछ नहीं. वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स. ठीक है, इसको कौन निकालता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, RWB. ठीक है, और फ्रेंच के अंदर इसको बोलते हैं रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स. ठीक है, इन फ्रेंच, एज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन निकालता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर. ठीक है, तो ये बेसिकली स्ट्राइव्स टू प्रोटेक्ट द राइट टू फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन. तो किस लिए काम करता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए. ठीक है, जर्नलिज्म. विच रैंक्स 180 कंट्रीज़. और अभी इसके अंदर जो कुछ नहीं है. इंडिया की पोजीशन क्या है इसके अंदर? स्लाइटली इम्प्रूवमेंट फ्रॉम 161 से लेके अभी क्या हो गई है, 159 हो चुकी है. ठीक है, दो पोजीशन इम्प्रूव हुआ. पहले 2023 में 161 थी, अब हुई है 159. बट इंडिया अभी तुर्की, पाकिस्तान, श्रीलंका इन सबसे पीछे ही है. ओके, और टॉप पे कौन है? नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन. टॉप की कंट्रीज याद रख लो, नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन. नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन. द वर्ल्ड प्रिजन इंडेक्स जो जहाँ वर्स्ट प्रेस फ्रीडम है, ईरान, नॉर्थ कोरिया, अफगानिस्तान. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट
जो रिपोर्ट है 2023-24 और इसका टाइटल क्या है, ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक री इमेजिनिंग कॉपरेशन इन अ पोलराइज वर्ल्ड। ये टाइटल याद रख लो, पूछ सकता है किसका टाइटल है, ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक री इमेजिनिंग कॉपरेशन इन अ पोलराइज वर्ल्ड। और कौन इसको लॉन्च करता है, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो थीम फॉर ये जो रिपोर्ट है 2023-24 एक साथ है, ब्रेकिंग ये जो थीम जान चुके हैं। अभी टॉप 5 कंट्रीज कौन सी हैं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे एंड आइसलैंड। टॉप 3 कंट्रीज स्विट्जरलैंड, नॉर्वे एंड आइसलैंड। और जो बॉटम कंट्रीज़ हैं वो कौन सी हैं, 191 पे है आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड साउथ सुडान एंड सोमालिया। इसके पिलर शायद पूछे हुए UPSC ने पहले एक बार। ठीक है, द ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हैज़ डिक्लाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 30 ईयर्स। पिछले 30 सालों में पहली बार भी डिक्लाइन किया है। ठीक है, एमिड दी कोविड पैंडमिक और वॉर इन यूक्रेन, क्लाइमेट चेंज, ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑल्सो डिक्लाइन ग्लोबली फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस वर्ल्ड वॉर सेकंड। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी डिक्लाइन की है। द ग्लोबल एजुकेशन क्राइसिस इज डीपेंड विद 244 मिलियन चिल्ड्रन। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस का कंटेंट है सारा। ठीक है, इंडिया का सिनेरियो वो देख लेते हैं कि इंडिया का जो SDI स्कोर है वो है 0.644 इन 2022, पोजीशनिंग इटसेल्फ 134 आउट ऑफ 193। ठीक है, ये है अभी का जो 134 इसके इंडिया किया, पहले क्या था 135 थी 2021 के अंदर, अभी कितना है, 34 है 134 जी। दिस कैटेगराइज इंडिया एज अ मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट। ये इंडिया कौन सी कैटेगरी में आता है, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर। ओके, इंडियाज ग्रोस नेशनल इनकम क्या है पर कैपिटा, हैज सर्च फ्रॉम $6,951 मार्किंग 6.3% इंक्रीज। ठीक है, अभी कितनी हो चुकी है, $6,951 बढ़ गई है मतलब डेवलपमेंट। हाँ, हमारी जो इंडिया की ग्रोस नेशनल इनकम है। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, श्रीलंका की 78 रैंक है, चाइना की 75th रैंक है। ठीक है, यही है, इंडिया की 134th है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में जाने तो पहली बार पब्लिश हुआ था 2010 के अंदर ये। ठीक है, और द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कैलकुलेटेड HDI कंबाइनिंग 3 डायमेंशन। ये 3 डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कौन कौन से डायमेंशन है। पहला है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। ठीक है, जिसको आप देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी के थ्रू। तो पहला क्या क्राइटेरिया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ठीक है, जो SDG 3 भी है। दूसरा एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर 2 हेड आते हैं, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। तो ये दोनों याद रखना है, जो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग है। ठीक है, और तीसरा है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर क्या, ग्रोस नेशनल इनकम है। ठीक है, जो पर कैपिटा देखा जाता है, PPP इंटरनेशनल डॉलर, परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस। ठीक है, SDG 8.5 है जो कि, तो बस यही है। और थोड़ा सा ये है कि जो एक इकोनॉमिस्ट है महबूब उल हक, ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, उन्होंने इसको बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को डेवलप किया है। इसके अंदर अमर्त्य सेन का जो काम है ऑन ह्यूमन कैपेबिलिटीज़, कि हमें अगर जो ह्यूमन को अगर वो करना तो ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इनके इस मॉडल को लेते हुए महबूब उल हक ने इस इंडेक्स को बनाया। ठीक है, और क्या है इसके अंदर, इंडिया जम्प्स फ्रॉम 14 रैंक ऑन जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022। तो 14 रैंक ऊपर आया इंडिया ऑन जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022। इंडिया रैंक स्टैंड्स एट 108 आउट ऑफ 195 विद स्कोर ऑफ इतना। ठीक है, कोई नहीं, इसमें टॉप कौन, डेनमार्क है, फॉलोड बाय नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। सबसे टॉप पे डेनमार्क है, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। ठीक है, और सिप्री, इंडिया वर्ल्ड टॉप आर्म्स इंपोर्टर। तो इंडिया क्या है, वर्ल्ड का सबसे टॉप आर्म इंपोर्टर है। तो ये रिपोर्ट किसने पब्लिश किया, सिप्री ने। सिप्री क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इस स्वेडिश थिंक टैंक जो पब्लिश करता है कि कौन सबसे ज़्यादा आर्म्स को इंपोर्ट करता है। तो टॉप इंपोर्टर कौन कौन थे, सबसे पहले एक्सपोर्टर US है, फ्रांस है, रशिया, चाइना, जर्मनी। ये एक्सपोर्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, 75% ऑफ ऑल आर्म एक्सपोर्ट यही करते हैं। US करता है एटलीस्ट 42% ऑफ द ग्लोबल शेयर। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया 34%, जस्ट अंडर 2/3 ऑफ रशियन आर्म्स एक्सपोर्टर वेंट टू 3 स्टेट। जो रशियन के आर्म्स एक्सपोर्ट है सिर्फ 3 कंट्रीज़ को ज़्यादातर गए हैं। 2/3 जो 70 मतलब आपका कितना 2/3 66%। इंडिया 34%, चाइना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ छोड़ो उसको। टॉप 5 इंपोर्टर कौन है, इंडिया है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, यूक्रेन है, पाकिस्तान। ये टॉप आपके इंपोर्टर हैं और एक्सपोर्टर, बस ये। ठीक है, चलिए क्या हाँ, वॉल्यूम हम रशिया से करते हैं लेकिन हम वैल्यू में अमेरिका से करते हैं ज़्यादा। अच्छा, इंडिया जो करता है इंपोर्ट सबसे ज़्यादा किसे करते हैं, इंडिया में ना जो इंपोर्ट करता है वो वैल्यू पैसे के कॉन्टेक्स्ट में और अमेरिका से ज़्यादा करता है, वॉल्यूम के कॉन्टेक्स्ट में वो रशिया से ज़्यादा करता है आज भी। चलिए दिल्ली का
IGI airport is the 10th busiest airport in the world. तो देखते हैं क्या होता है। रिसेंटली जो दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सिक्योर द 10th पोजीशन इन द रैंकिंग रिलीज बाय द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, ठीक है, ACI के द्वारा, फॉर द बिजिएस्ट एयरपोर्ट वर्ल्ड वाइड इन 2023, हैंडलिंग द 7.22 करोड़ पैसेंजर्स एनुअली। क्या ऐसे नहीं करना चाहिए आपको। कुछ गलत हुआ बताइए, कुछ गलत हुआ है? अरे नहीं नहीं, नहीं, इंदिरा गांधी, इसलिए यहाँ पे स्लो होता है क्योंकि मुझे लिखना पड़ता है, अदरवाइज नहीं पढ़ने में। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली वॉज अमंग द टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड हुआ है। IGI एयरपोर्ट हैज स्टेडली क्लाइम्ड इट रैंक फ्रॉम 2019 से लेकर 10 नंबर पे आ गया 2023 में, शोकेसिंग द कंसिस्टेंट ग्रोथ इन द पैसेंजर एंड ट्रैफिक फॉर द ईयर्स, ठीक है। टॉप 10 जो बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड में है, अभी इनका नाम बहुत खतरनाक है, पढ़ लो भाई। दुबई का जो इजी में पढ़ लो, कहाँ है? अच्छा, हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंडिया का 10th पे है ना बस। हाँ ये याद बस रखो ठीक है, पहला याद कर लो, हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बाकी UPSC कर लो, इसके बाद भूल जाओ तो मैं बाकी पेपर का पता नहीं हो रहा दिन कब तक भूल जाओगे ज़्यादा पेपर होगा। हो जाएगा सर, हो जाएगा। अब एशिया पैसिफिक SDG प्रोग्रेस रिपोर्ट देखिए 2024। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन UNESCFP has released the Asia Pacific SDG progress report for the Asian Pacific specifically. The SDG progress report 2024 रिपोर्ट ये क्या है, कुछ काम की लग रही है सर? ये क्या कुछ नहीं है। लास्ट में जो लाइन लिखी वो देखो था, Asia and the Pacific SDG progress report 2024 provides an overview of the current progress towards the 17 sustainable development goals and their targets, 169 targets। ठीक है, इसका SDG का सर इसका डुप्लीकेट है, मुझे लगा उसकी तर्ज पे करने की कोशिश करें कितना डेवलपमेंट कर पा रहे हैं। ऐसे स्पेसिफिक रीजन एशिया पैसिफिक। हाँ, आगे देखते हैं वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, द रिसर्च बॉडी ऑफ द ब्रिटिश न्यूज़पेपर द इकोनॉमिस्ट, रिलीज्ड इट्स एनुअल रिपोर्ट्स ऑन द डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 ऑन फरवरी 16 2024 को। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट डेमोक्रेसी रैंक देख लो, फुल डेमोक्रेसी कंट्री देखिए सर, ये 24 नंबर पे आ रही है, ठीक है। कंट्री ये है, कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ लग रहा है। इंडिया का देखो आप सबसे पहले बात, इंडिया रैंक 41 है, ठीक है, आउट ऑफ 164 कंट्री विद इंप्रूवमेंट ऑफ द 4 पॉइंट्स कंपेयर टू द लास्ट ईयर। हमने इंप्रूवमेंट किया, बहुत अच्छी बात है। 2022 में एंड इट वॉज 46 पोजीशन थी 2022 में, 23 में हमने 41 कर लिया, बहुत बढ़िया। इंडिया रैंक 41 इन द इंडेक्स विद स्कोर ऑफ 7.8, इसको फ्लेव्ड डेमोक्रेसी बोला जाता है। पाकिस्तान हैज़ स्लिप्ड 11 places to the 118 पोजीशन इन द रैंकिंग ऑफ द डेमोक्रेसी इंडेक्स कंपेयर टू लास्ट ईयर। यही मतलब वो कहीं नहीं हुआ। कंट्री देखो, टॉप 5 कंट्रीज इंडेक्सेस देखो। नॉर्वे का बहुत बढ़िया अच्छे स्कोर है, 9.81 है। न्यूजीलैंड का, नॉर्वे का याद रखो बहुत बढ़िया है, डेमोक्रेसी की बात नहीं है नॉर्वे का। और फिनलैंड का ये, इंडिया कहाँ है, इंडिया देखो एंड टॉप बॉटम वाला देख लो। इंडिया का तो कहाँ है, इंडिया का तो कुछ 41 नहीं, इसका स्कोर कहाँ पर है डेमोक्रेसी इंडेक्स का? हाँ, इंडिया का स्कोर ये 41 नीचे लिखा था। 7.8 दिया। अच्छा, स्कोर 7.8। हाँ हाँ, ये 41। 7.8। इंडिया इज अमंग द फ्लॉड डेमोक्रेसी। हाँ, मतलब है लेकिन टूटी फूटी है। इंडिया का प्रोसीजरल डेमोक्रेसी भी तो बोलते हैं, रादर देन सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। हाँ, प्रोसीजरल है तो मतलब वही है ना कि फ्लेव्ड है, हाँ 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 हाँ। ये ऊपर लिखा है ना, फुल डेमोक्रेसी कौन सी है जिनका स्कोर ये है, फ्लॉड डेमोक्रेसी कौन सी है, हाइब्रिड रिजीम है, अथॉरिटी, तो सबसे अच्छी फुल डेमोक्रेसी है। फिर फ्लॉड डेमोक्रेसी आ जाती है, कुछ हाइब्रिड रिजीम है जहाँ पे ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक दोनों है, पाकिस्तान जैसी, और अथॉरिटेरियन रिजीम है फिर चाइना। हाँ, मतलब इसके अंदर ये है ना, वहाँ पे वो आ गया इंडिया। इसके पहले कभी था शायद, अभी थोड़ा इम्प्रूव हुआ शायद। शरीफ बोला भी किसमें पाकिस्तान? पाकिस्तान तो मिलिट्री बेस्ड डेमोक्रेसी है, और क्या मिलिट्री के द्वारा चलाया जाता है। हो गया
वहाँ पे हाइब्रिड है, मतलब कभी डेमोक्रेसी थोड़ा ऊपर आ जाती है, कभी वहाँ पे आते हैं। वो सब कागज पे होता है, लेकिन रियलिटी में नहीं, तो इमरान खान की जब आर्मी रिजीम थी ना तो उस टाइम पे थोड़ा सा, तभी तो उसको अंदर डाल दिया। हाँ हाँ थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन मिलिट्री ही उसको देश को मिलिट्री तो चलाती है ना, मेन तो हाँ मिलिट्री है ऑब्वियसली, हाँ उससे ज़्यादा फॉर कुछ वेरियस नहीं। रीजंस। चलिए आगे देखते हैं। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैज़ रिलीज की 19th एडिशन ऑफ द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024। टाइटल इसको दे रखा है फ्रॉम लाइफ टू लैब। क्या बात है, जिंदगी से लैब की तरफ चलो, साइंस इन एक्शन। बहुत बढ़िया टाइटल है रिपोर्ट। जी, क्या हाइलाइट्स कुछ तो कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है कि इसमें? कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है इसमें, जिसको उसको स्किप कर रहा हूँ। आप देखो आपके हिसाब से, सर बताइए। नहीं सर बताओ, कुछ क्या इंपॉर्टेंट? ये सब छोड़ दो, सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, सभी छोड़ दो। चलिए ये करप्शन परसेप्शन पढ़ो सर। हाँ मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन में इंडिया का पहला रैंक है। ठीक है, ओके। मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन क्या होता है? मिस इन्फॉर्मेशन पहली बात तो गलत इन्फॉर्मेशन देना है, और डिस इन्फॉर्मेशन मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं देना, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कंसील है। कर लेना। फिर मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फ़र्क क्या है? आप बताइए ना। मिस इन्फॉर्मेशन ये है कि जो डेलिबरेटली फैलाई जाती है, कि आपको पता है ये चीज़ गलत है और आप उसको फैला रहे हो। डिस इन्फॉर्मेशन है कि आपको भी नहीं पता हो लेकिन आप दूसरों को बता रहे हो, कि आपको ये नहीं पता एलियन है, ठीक है, लेकिन आपको किसी ने बता दिया एलियन है, तो आपको भी नहीं पता वो चीज़, तो आप फैला रहे हो उस चीज़ को आप भी, लेकिन आपको ये चीज़ पता है ये नई चीज़ है, लेकिन आप जानबूझ कर फैला रहे हो। तो ये दोनों में फ़र्क है। ये दोनों फर्क बताया, ये इसने बताया विवेक ने। विनय ने अगर कोई गलत हो तो इससे बात करिए। अरे है यार, ये मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन, एक में नॉलेज होती है, एक में नहीं होती है, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। लेकिन है दोनों रॉन्ग। ओके सर आगे बढ़िए। परसेप्शन करप्शन इंडेक्स बोलो विनय। जी सर। बोलिए। परसेप्शन परसेप्शन। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिसेंटली जनवरी 24, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स हैज बीन रिलीज बाय, कौन करता है ये? कई एग्जाम में आ चुका कई बार, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो इसको रिलीज़ करता है, ठीक है। और द 180 कंट्रीज को रैंक करता है, जो 0 है वो हाईली करप्ट है और 100 वेरी क्लीन। तो जितना रैंक इसमें ज़्यादा होगी उतना वो क्लीन होगी, वो कंट्री लेस करप्ट होगी, ठीक है। और टॉप 3 कंट्रीज कौन से हैं अंदर? डेनमार्क है विद स्कोर ऑफ 90। डेनमार्क सबसे लीस्ट करप्ट है इन कंट्रीज के अंदर, और 6 कॉन्सिक्यूटिव ईयर, ठीक है, 6ठे साल लगातार ये अभी टॉप पे आ रही है विद फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड। तो ये कुछ कंट्रीज हैं टॉप पे रही है, और डेनमार्क, फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड। द लॉ The rule of law index is published by World Justice Report. एक दिन दूसरा इंडेक्स है द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, इसको कौन करता है? वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट करता है। इसको याद रखो, इसका कौन करता है ये याद रखो। दूसरा, लीस्ट कंट्रीज कौन कौन से हैं? एक है सोमालिया, वेनेजुएला एंड सीरिया। सबसे कम है सीरिया, सोमालिया 180 पे। 180 का है। इंडिया वाज रैंक, इंडिया की रैंक क्या है? 93। इंडिया रैंक 93 आउट ऑफ 180 ऑन द CPI 2023। और इंडिया में करप्शन ज़्यादा होता है। बाकी तो नेबरिंग कंट्रीज का पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इसको निकालकर बोलते हैं रिलीज बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। वेल्थ हंगर लाइफ जर्नल, मतलब जर्नल लैंग्वेज में बोलते हैं वेल्थ मतलब वर्ल्ड, हंगर मतलब हंगर, लाइफ हेल्थ में मतलब लाइफ होती है। अब कुछ चीज़ सीखिए तो बता दीजिए ना। विच इंडिया रैंक 111 रैंक आउट, इंडिया की रैंक है 111 रैंक आउट ऑफ 125 कंट्रीज। टीम के द पावर ऑफ ह्यूमन शेपिंग फूड सिस्टम, यूथ की जो पावर है, ठीक है। और इसका दूसरा इंपॉर्टेंट है, so it's a tool designed to comprehensively measure, track hunger at global, regional, national level. मेथोडोलॉजी के 4 इंडिकेटर, इसके अंदर इंडिकेटर इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। एक इंडिकेटर कौन से हैं? एक अंडर नरिशमेंट आता है, ठीक है, और एक चाइल्ड स्टंटिंग होता है, द शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 वर लो हाइट फॉर देयर एज, ठीक है, जिनकी हाइट थोड़ी कम है उनकी एज के अकॉर्डिंग तो स्टंटिंग में आ जाता है। स्टंट करके देखते होंगे चाइल्ड वेस्टिंग, तो शेयर ऑफ द चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 5 वर लो वेट। वेस्टिंग मतलब जिनका लो वेट है, कम से कम, ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंग में कम वेट है। और चौथा चाइल्ड मोर्टालिटी, ठीक है, चाइल्ड मोर्टालिटी में जो अपने मतलब हु डाइड बिफोर द 5th बर्थडे, 5 साल के होने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। और तो इसके अंदर ये जो इनका रेशियो है वो है अंडर रेशियो 1 था, चाइल्ड स्टंटिंग 1.6, चाइल्ड वेस्टिंग 1.6, चाइल्ड मोर्टालिटी 1.5। तो इससे आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स का स्कोर बनता है। अकॉर्डिंग टू जीएसआई रिपोर्ट, बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, चिली है, चाइना आर टॉप रैंक कंट्रीज लो लेवल ऑफ हंगर इंडेक्स। बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, चिली है, चाइना इनका, और यमन, मदागास्कर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के बॉटम में, ठीक है। और कुछ है
है नहीं इसके अंदर। कुछ कंट्रीज हैं जैसे बांग्लादेश, चाद, जिबूती, लाओ, बीडीआर, मोजाम्बिक, नेपाल एंड तिमोर लेस्टे हैव शोन इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इंपॉर्टेंट ठीक है। बस इंडिया के रैंक 111 पोजीशन अमंग 125 कंट्रीज कंपेयर करते रहो। बस इंडियन इवेंट्स में है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। इंटरनेशनल इवेंट्स